वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुप्रतीक्षित RS प्री की वैकेंसी है वो आ गई है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो डैशबोर्ड है इस पर आप देखेंगे तो राजस्थान स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन है। ये DOB द्वारा आज जारी किया गया है 28/6/2023 को। डिटेल में पूरा विज्ञापन बताऊंगा, क्या क्या पात्रता होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्री का जो सिलेबस क्या होगा उसके भी बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या विषय होंगे, किस किस तरह से टॉपिक आपको देखने हैं। तो सबसे पहले तो विज्ञप्ति देखेंगे तो विस्तृत विज्ञापन है, ये आज 28/6/2023 को जारी हुआ है और जिसमें विभिन्न जो पोस्टें हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कुल 900 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें से राज्य सेवा के यानी स्टेट सर्विस के जो ऊपर के पद हैं ये 424 पद है और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद है। कुल मिलाकर 905 पोस्ट है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए। अब इसमें विशेष बात है कि कम पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। सामान्य रूप से हमेशा वृद्धि ही होती है और इस बार भी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में नए जिलों का गठन किया गया है, इसके अलावा नए संभाग भी गठित किए गए और कुछ और जिलों के गठन की घोषणा भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर संभावना पूरी है कि इनमें पोस्टों में बढ़ोतरी ही होगी। तो अब जैसे इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी जो SDM की पोस्ट है वो 67 है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की 60 है, लेखा सेवा की है, सहकारी सेवा की, नियोजन सेवा की, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा की अलग अलग पोस्टें हैं। वाणिज्य कर सेवा यानी जो ACTO की है वो, इसके अलावा खाद्य नागरिक सेवा है, पर्यटन सेवा है और राजस्थान परिवहन सेवा, समेकित बाल विकास CDPO वगैरह की ये भी पोस्टें, देवस्थान वगैरह की भी कुछ पोस्टें अभी इसमें शो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन विभागों की भी जो पोस्ट हैं वो कुछ समय बाद में इसमें ऐड हो जाएगी। अब जैसे अब राजस्थान आबकारी सेवा की जो फिलहाल 3 पोस्ट हैं और राजस्थान आबकारी प्रोटेक्टिव फोर्स की अभी पोस्ट नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी पोस्टें इसमें ऐड होती रहती है। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वो बाद में भी आ जाएगा। और अधीनस्थ सेवाओं में राजस्थान अधीनस्थ सेवा देवस्थान वाली अधिकार सहकारिता कोऑपरेटिव वाली है। इसके अलावा राजस्थान तहसीलदार सेवा में 102 पद है। इसके अलावा राजस्थान तहसीलदार सेवा TSP के 12 पद अलग से है और इसके अलावा राजस्थान नियोजन वगैरह ये अलग अलग जो भी विभाग है सारी पोस्टें इसमें है। राजस्थान श्रम अधीनस्थ सेवा वगैरह, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वगैरह और कुल मिलाकर के ये जो अधीनस्थ सेवाओं की है वो 481 पद है। तो ये तो हो गए पद। अब इसमें एक तो है कि TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर TSP क्षेत्र की रिक्तों के विरुद्ध भी पात्र है और TSP क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो TSP के लिए रिजर्व सीटें हैं उनमें TSP वाले भर सकते हैं, लेकिन जो नॉन TSP उसमें कोई भी भर सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अधीनस्थ सेवाओं के क्रम संख्या जो भी दिए हुए हैं, जिसमें क्रम संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 19 और 22 के जो पद है इनमें विभागीय कर्मचारी तो पद आरक्षित है। यानी इन पदों में जो भी डिपार्टमेंटल कर्मचारी है वो भी पात्र होंगे, जो मंत्रालय कर्मचारी वगैरह। और उनके लिए जो भी आवेदन करें उस समय उनको अपनी जो कैटेगरी है उसमें विभागीय कर्मचारी यानी डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है DC है वो सिलेक्ट करना जरूरी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनको पात्र नहीं माना जाएगा। और राजपत्रित कर्मचारी जो है यानी जो नॉन गेजेटेड कर्मचारी है लेकिन नॉन गेजेटेड है, यानी कि जैसे अगर मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो व्याख्याता या उसके ऊपर के अधिकारी है वो सारे राजपत्रित में आएंगे। उनसे नीचे के यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक है, वरिष्ठ अध्यापक या LDC UDC वगैरह किसी भी अन्य पद पर जो भी कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए कुछ विशेष सीटें जो रिजर्व है वो आगे जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें भी बताया हुआ है। उनके लिए आयु में भी कुछ छूट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें जो नॉन गेजेटेड है उनको 5 साल की जो सेवा होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी वही पात्र होंगे जिनमें एक तो ये है कि आवेदक को 1/1/2024 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त हुआ उसकी गणना कर दिन, माह और पूर्ति इसकी अंकित करनी है। और इसके अलावा जैसे टिप्पणी इसमें है कि जो DC और NG जो भी मंत्रालय कार्मिक वगैरह है उनको आवेदन करने के साथ में NG यानी नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉय वर्ग के आवेदन करने पर ही NG का लाभ दिया होगा। तो ये जब फॉर्म भरें उस समय इन नियमों को पूरा अच्छी तरह से देख लें। इसके अलावा जो सामान्य योग्यता है की बात करें तो मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ
सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि भारत के किसी भी विधान द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, यानी अगर आपने बीए किसी भी विश्वविद्यालय बीए बीएससी बीकॉम वगैरह किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इसमें एक बात ये भी है कि अगर मान लो आप लास्ट ईयर में जब फॉर्म भर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी मान लो कोई युवा है और वो बीए फाइनल में अभी भी अध्ययनरत है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। शर्त ये होगी कि जब उसकी मुख्य परीक्षा होगी उस समय उसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, यानी उसकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए। अब जैसे इसमें प्री की जो डेट है वो संभावित सितंबर अक्टूबर में इसमें लिखा हुआ है, तो अब जैसे सितंबर अक्टूबर होगी, उसके बाद में जब भी मेन होगी और मेन से पूर्व उसके पास में डिग्री होनी जरूरी है। अगर वो इस साल फाइनल में है तो लगभग वो फॉर्म भर सकता है और उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब आयु सीमा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 1/1/2024 को कम से कम 21 साल जो भी युवा है उनकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल यानी 40 साल से कम होना चाहिए, 40 से अधिक वाले नहीं भर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अराजपत्रित कर्मचारी यानी जो नॉन गेजेटेड कर्मचारी है वो 25 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो 1/1/24 को, लेकिन 45 का नहीं हुआ हो, यानी उनको ऊपरी सीमा में 45 यानी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है नॉन गेजेटेड को। अब इसके अलावा एक दो इम्पोर्टेंट और जो पॉइंट दिए हुए आयु के संबंध में, वो कई जो लोग जो पुराने हैं आरएस कई साल से दे रहे हैं और अभी भी उनकी इच्छा है आरएस एग्जाम देने की, उनके लिए पॉइंट है कि एक तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी जो जैसे 40 वर्ष की आयु सीमा अगर कोई 31/12/2020 तक 40 वर्ष की आयु में था तो वो भी पात्र माना जाएगा। दूसरा, उक्त पदों का विज्ञापन पूर्व में 2021 में जारी किया गया था और जिसके तहत आयु गणना का जो आधार रखा गया था वो 1/1/2022 रखा गया था। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, यानी 2021 की भर्ती के बाद में भी सीधी 23 में भर्ती हो रही है। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/24 को अधिक आयु के होते हैं, यानी मान लो कोई आदमी ऐसा है जो 1/1/2024 को 40 साल से ऊपर का हो रहा है, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी, तो उनको 1 साल की छूट दी होगी। यानी कि जैसे 1/1/24 को अगर कोई 40 साल से ऊपर का हो रहा है तो उसकी आयु 1/1/23 को अगर 40 के अंदर है तो वो इस श्रेणी में हो गया, यानी वो पात्र हो जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अपनी जो भी एज है वो आप 1/1/2023 को कैलकुलेट कर लें। अगर वो सामान्य श्रेणी में भी आप अगर 40 से कम उस 1/1/2023 तक आपकी उम्र 40 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न जो कैटेगरी है उसके अनुसार, जैसे राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी पुरुष है उनको 5 साल की छूट एक्स्ट्रा है, ये 40 + 5 होगी। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उनको 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला उनको 5 साल की छूट है, ये अधिकतम सीमा में छूट है। और इसके बाद में विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला है, उनकी अधिकतम आयु कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी उम्र तक दे सकती है। तो ये तो हो गए कुछ आयु से संबंधित प्रावधान। इसके अलावा जैसे राज्य सरकार के जो भी कार्मिक वगैरह जो सब्सटेंटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं उनमें अधिकतम 45 साल होगी। पंचायत समिति जिला परिषद के कारोबार में भी अगर कोई कार्यरत है उनके लिए भी 45% होगी। और राजस्थान राज्य के सार्वजनिक उपक्रम और निगमों में सब्सटेंटिव के रूप में कार्य कर रहे जो भी कार्मिक उनकी 40 साल होगी। तो ये तो हो गई। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आयु सीमा है उसमें 10 साल की छूट है। इसके अलावा कुछ जो अधीनस्थ पदों में 15 साल की छूट होगी। और परंतु नियमों के शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुग्रही आयु 50 साल से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 साल तक होगी। यानी जो एक्स आर्मी मैन है, जो भूतपूर्व सैनिक है, वो काफ़ी हद तक 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन है उनको भी 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, यानी 45 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी छूट है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। अगर आपके किसी दायरे में आ रहे हो तो एक बार उसको अच्छी तरह से जो भी नियम है या जो लाइन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इसमें अन्य जो विवरण है जैसे चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया का सीधा सा है कि इसके लिए 3 स्टेप में जो भी परीक्षा होती है। अभी जैसे प्री का विज्ञापन है तो प्री का जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और सामान्य रूप से जो मुख्य परीक्षा में या जितनी भी सीटें हैं उनके 15 गुना है वो मुख्य परीक्षा में पास किए जाते हैं। उसके बाद में उनके 2 गुना या 1.5 गुना जो भी है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं मेंस की परीक्षा के बाद में। तो ये नियम जो भी मेरिट का नियम होता है और कैटेगरी वाइज मेरिट होती है। और जो भी
उत्तर पुस्तिका अभी जैसे प्री में तो कोई ज़्यादा नहीं, मेंस में स्केलिंग और मॉडरेशन वगैरह होता है, सामान्यीकरण होता है, कुछ पेपर चेकर है वो अलग अलग तरीके से जांचते हैं, तो उसकी जो भी स्केलिंग वगैरह होती है तो वो प्रोसेस मेंस में होगा। प्री में नॉर्मली सीधी मेरिट बनेगी, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और एक ही पेपर होता है। अब परीक्षा का स्थान तो सामान्य रूप से लगभग तो जिला मुख्यालय पे, और नहीं तो कम से कम संभाग मुख्यालय पे परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। और परीक्षा का जो समय है वो सितंबर या अक्टूबर 2023 में संभावित है। तो अभी जैसे मान लो जून है, जून आज समाप्त होने वाला है 2 दिन में, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने का समय तो प्री के लिए पर्याप्त है अगर आप ध्यान से तैयारी करें, ढंग से करें। और उसके बाद में हो सकता है फिर मेंस में आपको काफ़ी समय मिल जाएगा, क्योंकि बीच में जो इलेक्शन का जो दौर होगा, चुनाव जो होंगे राजस्थान में, तो उसके हिसाब से मेंस की परीक्षा 100% आपके काफ़ी आगे जाएगी। तो मेंस की तैयारी के लिए आपको भरपूर समय मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुट जाएं। और परीक्षा की जो प्रणाली कैसे होगी, तो जो पाठ्यक्रम में जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होगी और ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जा सकेगी। अब इसमें ज़्यादातर तो अभी तक तो जो भी प्री हुई है वो ऑफलाइन ही हुई है, लेकिन हो सकता है आगामी दिनों में ऑनलाइन भी हो जाए। और प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और मुख्य परीक्षा है वो डिटेल में वर्णनात्मक होती है। विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल 2021 का जो पाठ्यक्रम है प्री का, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टॉपिक्स उसमें है। तो और वो का वो लगभग पाठ्यक्रम रहेगा, कोई प्री में चेंज नहीं होगा। और आवेदन की अवधि है वो 1/7/2023 से, यानी 1 जुलाई 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 31/7/23 तक, यानी 31 जुलाई तक आपको अंतिम रूप से अनिवार्य रूप से फॉर्म भर देना है। उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है, कोई भी RPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है। SSO ID में जाकर के आपको OTR करना है। OTR का मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपके आधार या जन आधार में कहीं भी नाम वगैरह, पिता के नाम में, लिंग में, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच है तो सबसे पहले उसको अपडेट कराएं, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने में अभी आपके पास में 1 महीने का समय है। उससे पहले वो अपडेट करा दें। नहीं तो अगर मान लो आपने जन आधार से अपडेट करवा लिया और जन आधार में आपके नाम में या पिताजी के नाम में कुछ फ़र्क है तो OTR में समस्या आएगी, OTR आपके गलत होगा और फिर बाद में आपको समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार, जन आधार और 10वीं 12वीं का जो भी रिकॉर्ड है, उसमें सभी में नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग वगैरह सही हो, ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए। और ऑनलाइन आवेदन है, पहले OTR करना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर एक बार आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है RS का, तो उसमें सारी डिटेल्स आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स इसमें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऑनलाइन आवेदन में उसके बाद में जैसे सबमिट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि कोई संशोधन करना है, आपको कोई त्रुटि का पता चलता है, तो उसके लिए जो भी अंतिम तारीख है, यानी जैसे 31 जुलाई है, उसके पश्चात 10 दिन के भीतर आप 500 रुपये का शुल्क दे करके तो त्रुटि को आप सही कर सकते हैं। और जो भी परीक्षा की घोषणा होगी उसके 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन विकल्प खोला जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी के फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। ये उस समय की बात है। लेकिन OTR में अगर आपने कुछ भी एक बार फाइनल कर दिया तो OTR में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखें। पिछली बार भी कई लोगों ने OTR में गलती की थी, तो उसके संबंध में कई बार मैसेज भी आए थे, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ भी है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। तो आप OTR करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, स्पेलिंग्स वगैरह सारी देख लें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें OTR करते समय जो भी डाटा है वो आपके, अगर जन आधार एंटर करेंगे तो जन आधार से लेगा, आधार एंटर करेंगे तो आधार से फैच होगा। तो जिससे भी आप करें, जिसमें भी आपका नाम सही हो, डिटेल्स सही हो, उसी से फैच करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो ये तो हो गया OTR का। उसके बाद में जो फीस है तो सामान्य, अनारक्षित है और पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर यानी जो भी है OBC के, अति पिछड़ा वर्ग के जो भी क्रीमी लेयर के एंड कैंडिडेट उनको 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर और EWS के जो भी है और शहरी अभ्यर्थी है उनको 400 रुपये, और अगर दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपये फीस है। तो ये तो होगी फीस। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने पहले बता दिया। इसमें प्रीलिम्स होगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव प्री का होगा, उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, लिखित होगी, वर्णनात्मक होगी, और उसमें 4 पेपर होंगे। और प्री में जैसे आपके एक पेपर 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और
इसके अलावा जैसे इसमें जो मेंस है उसमें 4 पेपर होंगे, जीके फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चौथा जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश का होगा, और प्रत्येक पेपर है वो 200 अंकों का होगा, कुल 800 अंकों का आपका मेंस होगा। तो ये और 200 अंक का प्री होगा। लेकिन जब भी मेरिट बनेगी तो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स है वो आगे नहीं जुड़ेंगे, ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में पर्सनालिटी और वाइवा वॉश यानी जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का 100 नंबर का होगा। तो जब भी मेरिट बनेगी वो 800 प्लस 100 यानी 900 में से मेरिट बनेगी। इसके अलावा कुछ सामान्य जो निर्देश है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें अपने जो भी एसओसो में है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करें, और वो खुद के ही अंकित करें, और ऐसे नंबर अंकित करें जो चालू हालत में हो, ईमेल हो, वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि कोई भी मैसेज अगर आपके आए तो उस मोबाइल पे आपको मिल जाए। और यथासंभव मोबाइल और पत्र व्यवहार के पत्र में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि जो भी सूचना होगी वो आपको मोबाइल या ईमेल के माध्यम से मिलेगी। और वैसे समय समय पर अगर आप वेबसाइट चेक करते रहें या इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो मैं जो भी अपडेट होगी वो मैं देता रहूँगा। और आरएस के मामले में मुझे काफ़ी अनुभव है, कई बार प्री दिया हुआ है, मेंस भी कई बार दिया हुआ है, इंटरव्यू भी 2 बार दिया हुआ है, तो काफ़ी हद तक मुझे इसकी सारी जानकारी है। तो मैं जो भी अगर आपकी समस्या आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी प्रयास करूँगा आपके जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसमें आवेदन पत्रों का जो सत्यापन वगैरह वो सारा काम है वो प्री और मेंस के बाद होता है, इंटरव्यू के समय होता है। तो प्री में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैटेगरी वाइज है, किस किस पोस्ट के कितने पद है, जनरल के कितने हैं, इसके अलावा एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस के और फिजिकली हैंडीकैप्ड के कितने पद है, ये सब सारा जो वर्गीकरण है वो भी दिया हुआ है। अधीनस्थ सेवा का भी दिया हुआ है, प्रॉपर का भी दिया हुआ है। अब मैं एक बार आपको बात कर रहा था कि सिलेबस की, तो जो प्री का सिलेबस है वो अब जैसे ये 2021 का सिलेबस है और मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर होगा तो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो इसमें जैसे जो प्री का पेपर होगा 200 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा, और 150 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे, 3 घंटे का समय होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत अंक के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। जितने भी अंक है यानी 3 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही प्रश्न है वो डिलीट माना जाएगा, यानी 1/3 है आपके मार्क्स जो भी है वो गलत नंबर के लिए कटेंगे। अब इसमें पाठ्यक्रम में आपके जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये सारे राजस्थान के इतिहास के टॉपिक्स प्री के सिलेबस में है, जिसमें राजस्थान में प्रमुख व्यक्तित्व है, सामाजिक जीवन है, प्रदर्शन, वास्तु, परंपरा है, राजस्थान में आधुनिक राजस्थान का उदय है, प्रमुख राजवंश है, ऐतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल वगैरह, पुराकालीन स्थल वगैरह। दूसरा पार्ट इसका है भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल और मध्यकाल भारत का इतिहास है, और आधुनिक काल का यानी हिस्ट्री पूरी है, एंशिएंट, मिडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है। और आधुनिक काल में जैसे 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक जो भी इतिहास है वो पूरा है। इसके अलावा भूगोल है, तो भूगोल में भारत, विश्व और राजस्थान तीनों भूगोल आपके शामिल है। विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक है जिसमें स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, नदियाँ, कृषि के प्रकार, औद्योगिक प्रदेश वगैरह। और भारत भूगोल में भारत से संबंधित जो भी स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान है, मानसून है, वर्षा का वितरण, नदियाँ, झीलें वगैरह, और प्रमुख खनिज और ये सारी चीज़ें हैं, औद्योगिक प्रदेश वगैरह। और राजस्थान भूगोल में राजस्थान का जो भी जनरल ज्योग्राफी है, जिसमें भू आकृतिक विशेषताएं, जलवायु है, नदियाँ, झीलें वगैरह, वनस्पति वगैरह, ये सारे टॉपिक्स जो सामान्य हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं जनरली, वो सारे टॉपिक्स इसमें शामिल है। तो भूगोल तीनों होगी, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल। इतिहास तीनों होगी, मध्यकालीन और आधुनिक और प्राचीन भारत। विश्व इतिहास फिलहाल इसमें नहीं है, मेंस में है। इसके अलावा भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली से संबंधित है। इसमें संविधान सभा है, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में है। और राजस्थान की जो पॉलिटी है, इसमें राजस्थान के जो भी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्थाएं वगैरह, ये है। इसके अलावा आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग वगैरह, ये सारे टॉपिक्स है। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इसमें आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक्स है, जिसमें बजट है, वित्त, लोक वित्त है, लेखांकन है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट वगैरह है, सब्सिडी वगैरह, ई कॉमर्स है, मुद्रास्फीति वगैरह क्या है इसके संबंध में, और मानव विकास सूचकांक है, HDA है, और अन्य जो भी सूचकांक वगैरह है, बेरोजगारी वगैरह, वो है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट योजनाएं वगैरह है वो ज़्यादातर पूछी जाती है, और इसके लिए जो राजस्थान सरकार के जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन सूजेस वगैरह है वो आप ज़रूर देखें।
विज्ञान प्रौद्योगिकी में सामान्य जो विज्ञान है 10वीं तक की जो विज्ञान है, जिसमें दैनिक जीवन में मूलभूत है, कंप्यूटर है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह है, आहार पोषण और ब्लड ग्रुप वगैरह है, और इसके अलावा इकोलॉजी पर्यावरण वगैरह इस ये है। कृषि विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। फिर मेंटल एबिलिटी का भी पोर्शन है, जिसमें कुछ मानसिक योग्यता और तार्किक कथन वगैरह वो प्रश्न है। इसके अलावा गणित, बेसिक जो गणित है, समसामयिक घटना के भी प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी करंट मुद्दे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग मिक्स रूप में सारा सिलेबस इसमें शामिल है, और खेलकूद गतिविधियाँ, चर्चित व्यक्ति वगैरह ये भी इसमें पूछे जाते हैं। तो समसामयिक घटना है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, और मेंटल एबिलिटी आपके है, अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा पॉलिटी है, इतिहास है और भूगोल है, यानी सारे विषय लगभग है वो प्री में है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इसमें से प्री के जो भी अधिकांश टॉपिक्स है इनके ऊपर मैंने काफ़ी हद तक तो वीडियो बनाए हुए हैं, और मैं बहुत ही जल्दी इन टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत जो भी अपडेट हो वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी विशेष टॉपिक विशेष पे अगर कोई मैटर चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।